हेलो, गुड इवनिंग। आज जो है हम एलआरएबी का जो फर्स्ट यूनिट है उसको लेके चल रहे हैं। और हालांकि ये यूनिट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, फिर भी हम लोगों को पढ़ने में कोई वो नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें इसकी जो यूनिट वन में जितनी भी चीज़ें हैं वो आगे हमारे किसी ना किसी टॉपिक में किसी ना किसी फॉर्म में मिलती हैं। पर हमें अगर सिस्टमेटिक हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन फिर हमें वहाँ पे श्योर करता है कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है इस जगह से पूछा गया है। ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले मैं वो टॉपिक को दिखा रहा हूँ जिसका नाम है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक। मींस इसका मतलब ये है कि बैंकों के रेगुलेशन का क्या लीगल फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मान लें, फ्रेम का मतलब जिसमें कई सारी चीजें एक साथ हो जाती है, उसको फ्रेम बोलते हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क ने यानी बैंकिंग रेगुलेशंस के लिए कौन कौन से लॉ हैं, अगर हम सिंपल बात में बात करें तो बैंक के रेगुलेशन के लिए कौन कौन से लॉ हैं। ठीक है। तो अगर मैं कॉमन बात करूं और आपसे पूछना चाहूं कि कौन कौन से लॉ हमारे बैंकिंग में जो है हेल्प करते हैं, बोलिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सबसे पहले आरबीआई एक्ट होता है हमारा, फिर हमारा बीआर एक्ट होता है। ठीक है। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ हैं। लेकिन अगर हमें और भी बहुत सारे लॉ की बात करनी पड़े तो जो भी हमारी एलआरएबी की बुक है उसमें जो भी चैप्टर्स हैं और जहां पर भी उसमें एक्ट के नेम दिए हुए हैं वो सारे हमारे इस एलआरएबी के जो जो भी लॉ हैं वो हमारे एक तरह से बैंक में हेल्प करते हैं, जितने भी एक्ट हैं। लेकिन मेनली अगर हम बात करें रेगुलेशन की बात करें, क्योंकि और एक्ट हमें और जुडिशियल एस्पेक्ट से कंट्रोल करते हैं, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन में दो मेन एक्ट ये हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो फेमा भी हमको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कहीं ना कहीं वो करता है। पीएमएलए भी जो है ये भी हमको बैंकिंग रेगुलेशन में हेल्प करता है कि भाई इस तरह से करना है हमें काम। ठीक है। तो इस जो यूनिट है, यूनिट का वो है कि सबसे पहले कौन कौन से बिजनेस बैंकिंग में अलाउड है, बैंक क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैंक क्या होता है। ठीक है। आरबीआई एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, तो दो ही मेन इंपॉर्टेंट एक्ट दे रखे हैं इसमें। और आरबीआई रिजर्व बैंक एज सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटर ऑफ बैंक, दो बातें। यानी ये गवर्नमेंट का बैंक भी है, एक सेंट्रल बैंक बोल रहे हैं, और बैंकों का रेगुलेटर भी, दो रोल अदा करता है। ठीक है। गवर्नमेंट एज ए सेंट्रल बैंक एंड एज ए रेगुलेटर। अब गवर्नमेंट भी क्या है, गवर्नमेंट भी हमारे दो तरह के काम करती है, सेंट्रल बैंक की तरह भी कुछ काम करती है, क्योंकि ये जो आरबीआई और गवर्नमेंट है, अगर हम बात करें आरबीआई जो है गवर्नमेंट की ही एजेंसी है, और गवर्नमेंट भी रेगुलेशन करती है बैंक का। ठीक है। कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स में कैसे कैसे कंट्रोल होता है, और अदर अथॉरिटी का क्या क्या रेगुलेशन है, इस तरह इस चैप्टर में बातें बताई गई हैं। ठीक है। और अगर हम बैंकिंग बिजनेस की बात करें, सबसे पहले बिजनेस ऑफ बैंकिंग, तो ये हमने अभी जब हमने एक चैप्टर चैप्टर पढ़ा था, कौन सा, कोई बता सकता है कौन से चैप्टर में हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। इससे देखना चाहते हैं कि आपकी क्या आपकी मेमोरी है और क्या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। कौन से चैप्टर में हमने ये जो अभी स्क्रीन पे दिखाई देगा इस तरह की बातें पढ़ी थी। सर पीपीपी में पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में। यस सर। पीपीपी में फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। फाइनेंशियल सिस्टम। हाँ, लेकिन उसमें मैं ये कहना चाहूंगा उसमें हमने लीगल एस्पेक्ट से ज्यादा नहीं पढ़ा था। ठीक है। और अभी आपको पता है जब हमने एएफबी का डी मॉड्यूल स्टार्ट किया था, यस सर। एएफबी के डी मॉड्यूल में सबसे पहले हमने यही चीजें पढ़ी थी कि बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग का बिजनेस क्या होता है, बैंक क्या क्या काम कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री वर्क क्या होते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ पर भी डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग में अगर हम बात करें तो डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग कहीं नहीं दी है, कहाँ दी गई है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। बैंकिंग डेफिनेशन जो दी गई है वो कहाँ दी गई है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दी गई है। ठीक है। और उसके सेक्शन 5B में बोला गया है कि बैंकिंग क्या है, एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट करेगी और उसको मनी को
पब्लिक से मनी एक्सेप्ट करेगी डिपॉजिट, और उसको किस पर्पज से एक्सेप्ट कर रही है, पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। तो बैंक को जो टू इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो यही करने, एक तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट करना फ्रॉम द पब्लिक, और दूसरा उसको लैंडिंग करनी और इन्वेस्टमेंट, दोनों काम कर सकती है। वो जो डिपॉजिट ले रही पब्लिक से उसे लोगों को उधार भी दे सकती है और कहीं पे इन्वेस्ट भी कर सकती है। तो लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दो पर्पज हो गए, ठीक है। और ये जो भी डिपॉजिट ले रही है पब्लिक से वो या तो डिमांड पर या किसी फिक्स टाइम पर उसे वापस करती है, ठीक है। और बैंकर एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी एंड नॉट एनीथिंग एल्स। अब यहाँ पर उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट करने को बोला, लेकिन किस चीज का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, मनी का। ऐसा नहीं कि वो लकड़ियां डिपॉजिट करने लग जाए, पत्थर डिपॉजिट करने लगे, मशीनें डिपॉजिट करने, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मनी का डिपॉजिट है, ठीक। Accepting deposit from the public implies that a banker accept deposit from anyone who offer money for such purpose। तो वो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है किसी से भी जो उनको ऑफर कर रहा है कि भाई ले लो, ठीक है। बैंक कैन रिफ्यूज टू ओपन अकाउंट अनडिजायरेबल पर्सन, पर इसके साथ साथ बैंक को कुछ पावर है, कुछ लोगों के अकाउंट मना कर सकता है। जैसे पीएमएलए में हमने बात की थी, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस की बात की थी। अगर हमें लग रहा है कि नहीं इसका अकाउंट नहीं खोलना चाहिए तो नहीं खोलना है, और अगर कोई शिकायत आएगी तो आपको उस तरह जवाब देना। फर्दर, द ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस लाइक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड कंप्लायंस, और वो आपको पूरा करना है। केवाईसी गाइडलाइन है, केवाईसी की गाइडलाइन इशूड करी है आरबीआई ने, लेकिन आपको पता है ये कौन से उसमें करी है, जो हमारा पीएमएलए एक्ट है। पीएमएलए एक्ट में ये ऐसा करना जरूरी था, तो आरबीआई ने फिर क्या करा, केवाईसी गाइडलाइन अपनी जारी कर दी। तो अगर बात करेंगे तो पीएमएलए एक्ट सबसे पहले केवाईसी के बारे में कंसर्न करा था उसने, तो उसके बाद वो फिर आरबीआई ने भी अपना केवाईसी फॉलो किया, म्यूचुअल फंड ने भी किया, शेयर मार्केट, सब लोगों ने केवाईसी करा, ठीक है। और जो डिपॉजिट है विड्रॉल हो सकता है चेक से, तो ये कहाँ दिया हुआ ये भी ध्यान रखिएगा, सेक्शन 49 ऑफ द बीआर एक्ट। नो ऑर्गेनाइजेशन अदर देन बैंक इज ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट विड्रॉल बाय चेक। तो ये चेक से विड्रॉल करने की जो पावर ऑथराइजेशन है वो केवल बैंकों को है, ठीक है। द सेविंग्स बैंक स्कीम रन बाय द गवर्नमेंट, अ प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एंड एनी अदर पर्सन फॉर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट आर एग्जेप्टेड फ्रॉम दिस। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि वैसे तो ये परमिशन सिर्फ किसको है, बैंक, ठीक है। तो उसने कहा कि कोई भी बैंक के अलावा नहीं कर, लेकिन फिर भी उसने कहा है कि आरबीआई ने कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। जैसे गवर्नमेंट अगर डिपॉजिट ले रही है, गवर्नमेंट भी डिपॉजिट लेती है ना, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जिसको हम पैक्स वगैरह बोलते हैं, या कोई और पर्सन, एनी अदर पर्सन और फर्म जिसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है इस प्रोहिबिशन से, यानी वो उनको बोला हुआ कि आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है जो भी नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं वो अगर डिपॉजिट लेती हैं, तो यहाँ बोलता है हु एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक डायरेक्शंस हैं जिसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट आरबीआई रिजर्व बैंक डायरेक्शन है 1998 की, उसके अंतर्गत ये एनबीएफसी भी क्या होती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, अदर देन डायरेक्शन इशूड बाय द अंडर दिस चैप्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कोई अदर डायरेक्शन इशू कर रखी है तो वो भी आपको देखनी है। लाइसेंस ऑफ बैंकिंग की बात आई। अब लाइसेंस ऑफ बैंकिंग की अगर बात होती है तो रिजर्व बैंक से अगर आपको लाइसेंस लेना है तो लाइसेंस हमेशा कौन देगा, रिजर्व बैंक। लेकिन वो जो भी लाइसेंस देता है तो उसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने आरबीआई को पावर दी है लाइसेंस इशू करने की, और वो किस लिए, कि कोई बैंकिंग का काम कमेंस करना चाहता है यानी स्टार्ट करना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि वो बैंकिंग का लाइसेंस ले सकता है। एवरी बैंक कंपनी हैज टू यूज द वर्ड बैंक। कोई भी बैंकिंग कंपनी होगी तो उसको अपने नाम में बैंक वर्ड जरूर यूज करेगा। जैसे मान लिया हो गया भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक जरूर होगा उसमें, ठीक है, एज पार्ट्स ऑफ इट्स नेम। तो यहाँ पर ये सेक्शन 7 में ये बोला गया है कि भैया जो है बैंक अपने नाम के आगे क्या करेगा, बैंक मतलब नाम में बैंक शब्द जरूर यूज करेगा।
और जो सेक्शन 22 है, सेक्शन 22 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने आरबीआई को कहा है कि आप क्या है लाइसेंस इशू करेंगे, और सेक्शन 7 में बोला गया है कि जो भी बैंकिंग कंपनी होगी वो बैंक वर्ड का यूज करेगी, और कोई भी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी के अलावा है वो बैंक, बैंकर और बैंकिंग अपने नाम के साथ यूज नहीं करेगी। लिखा हुआ नो कंपनी, कोई भी कंपनी अपने नाम के आगे बैंक, बैंकर या बैंकिंग यूज नहीं करेगी। फर्दर नो फर्म, इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इनको भी मना किया, कंपनी के अलावा लोगों को भी मना किया कि बैंक, बैंकिंग कंपनी का यूज आप नहीं करेंगे अपने नाम के किसी पार्ट के रूप में। सब्सिडरी ऑफ बैंक एंड एसोसिएशन ऑफ बैंक्स इन सर्टेन केसेस एज प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई बैंक की सब्सिडरी है, कोई एसोसिएशन है बैंक की, या कोई प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है, ये लोग अपने नाम के बीच में कहीं पर भी बैंक का नाम यूज कर सकते हैं। कौन कौन से बिजनेस करते हैं, तो अगर हम सिंपल बात करें, जो बैंक ऑफ बिजनेस की बात करती है, कहाँ डिफाइन है, उसने बोला द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस परमिसिबल अंडर सेक्शन 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। वो कौन कौन से, बोरोविंग है, रेजिंग है, टेकिंग अप ऑफ मनी, ठीक है, लैंडिंग है, एडवांसिंग है ऑफ मनी आइदर अगेंस्ट सिक्योरिटी, और सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड, ड्रॉइंग करना है आपको, मेकिंग करना है, एक्सेप्ट करना है, डिस्काउंट करना है, बाइंग, सेलिंग, कलेक्टिंग, डीलिंग इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट, कूपन, ड्राफ्ट, बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट, वारंट, डिबेंचर, सर्टिफिकेट, स्क्रिप्ट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी वेयर ट्रांसफर हो। तो उसने कहा कि इतनी चीजों के साथ वो डीलिंग कर सकता है, इन एक्शंस को कर सकता है इन द नेम ऑफ बैंकिंग बिजनेस। ग्रांटिंग एंड इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रेवलर चेक और करेंसी नोट्स, इन सबको भी वो डील कर सकता है। बाई, सेलिंग, डीलिंग ऑफ बुलियन एंड स्पेसिस, तो वो यहाँ पर क्या है कि जैसे आपने सुना होगा कि वो गोल्ड के उसमें ट्रेड कर सकता है, प्लेटिनम में। बुलियन का मतलब होता है जैसे जो मेटल्स के फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट उनमें, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स नोट, तो फॉरेन एक्सचेंज के बिजनेस को कर सकता है। एक्वायरिंग, होल्डिंग, इशूइंग ऑन कमीशन, अंडरराइटिंग एंड डीलिंग इन स्टॉक, फंड, शेयर, डिवेंचर, तो यहाँ पर बोला कि ये जो यहाँ से लिखा हुआ स्टॉक से लेके स्टॉक, फंड, शेयर्स, डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड, ऑब्लिगेशन, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल काइंड, इन सबको एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, इशू कर सकता है, और कमीशन भी इशू कर सकता है, और अंडर राइटिंग कर सकता है, और उनके साथ डीलिंग कर सकता है। परचेज सेलिंग ऑफ बॉन्ड, स्क्राइब मतलब स्क्रिप्ट होते हैं, सिक्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है। अदर फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट और अदर, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपके ग्राहक के बिहाफ पे ऐसा कर सकता है। नेगोशिएटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस कर सकता है। रिसीविंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ बॉन्ड्स, स्क्राइब्स एंड वैल्यूएबल ऑन डिपॉजिट और फॉर सेफ कस्टडी और अदरवाइज, ठीक है। प्रोवाइडिंग ऑफ सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, ये जो आपका बैंक में लॉकर वगैरह होते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग मनी और सिक्योरिटी, पैसा लेना देना भेज सकता है, ठीक है। एजेंट की, गवर्नमेंट की एजेंट की तरह काम कर सकता है, और कोई भी एजेंसी बिजनेस की तरह वो टेक ऑन कर सकता है। पब्लिक से कॉन्ट्रैक्ट करना, प्राइवेट लोन करना, नेगोशिएट करना और इशू करना, उसे इस तरह के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इंश्योर कर सकता है, गारंटी कर सकता है, अंडर राइट कर सकता है, मैनेजिंग में पार्टिसिपेशन कर सकता है किसी कंपनी के, कैरिंग आउट एंड एनी इशू ऑफ स्टेट, किसी राज्य सरकार के किसी मामले को वो देख सकता है, म्यूनिसिपल के मामले को देख सकता है, और अदर लोन्स ऑफ शेयर, स्टॉक, डिबेंचर स्टॉक कंपनी एंड लैंड मनी फॉर द पर्पज ऑफ द सच इशू, इन सब कामों के लिए वो काम कर सकता है, ठीक है। कैरी ऑन एंड ट्रांजेक्ट एवरी काइंड ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी के बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है या ट्रांजेक्ट करता है। मैनेज कर सकता है सेल, रियलाइज एनी प्रॉपर्टी जो भी उसके कमीशन में आई है, इन सेटिस्फेक्शन ऑफ, किसी भी क्लेम के बदले में जो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में आई है उसको मैनेज कर सकता है, सेल कर सकता है, रियलाइज। जब हमने सरपेसी एक्ट पढ़ा था तो उसमें सब यही काम कर रहा था। एक्वायर, होल्ड और डील
with any property or any right, title or interest in any such property which may form the security फॉर एनी लोन और एडवांस। तो वो क्या कर सकता है, इन इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह को सिक्योरिटी के तौर पर ले सकता है। अंडरटेक एंड एग्जीक्यूट ट्रस्ट। अब आप देखें कई बार बैंक एज ए ट्रस्ट भी काम करता है। आपने सुना होगा कि आपका जो पीएफ का अकाउंट है तो बैंक का ही अपना एक ट्रस्ट है, उसमें मेंटेन करता है। अंडरटेक एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स एज एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी और अदरवाइज। इन सब का ट्रस्टी की तरह, एग्जीक्यूटर की तरह, इन सब चीज़ों की तरह वो किसी स्टेट को क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट का मतलब कोई एक तरह से ऐसा मान लीजिए जब बहुत बड़ी कोई प्रॉपर्टी है उसको आप स्टेट्स का नाम देते हैं, जैसे रियल स्टेट्स होता है ना, ठीक है। इस्टेब्लिश कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, एड कर सकता है, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, फंड्स, ट्रस्ट, इन सब चीज़ों को वो इस्टेब्लिश, सपोर्ट एंड एड कर सकता है, ठीक है। फॉर द बेनिफिट इस, और अपने एक्स एम्प्लॉय के लिए, या ग्रांट मनी फॉर चैरिटेबल पर्पज, किसी चैरिटेबल पर्पज के लिए भी अपना वो एक ट्रस्ट जैसा कोई स्टेब्लिश कर सकता है। एक्वायर, कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन एनी बिल्डिंग फॉर इट, अपने पर्पज के लिए वो कोई बिल्डिंग वगैरह बनवा सकता है। अपने पर्पज का मतलब है बिजनेस पर्पज के लिए वो अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल रहा है, अपना अपना जो है गेस्ट हाउस खोल रहा है, उसके लिए बनवा सकता है। सेल, improve, manage, develop, exchange, lease, mortgage, dispose of, turn in account of, otherwise deal with all or any part of the business of any person, company when such business is in nature described। तो कोई ऐसा कोई भी बिजनेस जो सेक्शन 6 में डिस्क्राइब है उसको करने के लिए वो कोई भी काम कर सकता है जो यहाँ दिए हुए हैं। एक्वायर एंड अंडरटेक द होल और एनी part of the business of any person, company when such business is in nature of described in section 6। सेक्शन 6 में जो भी जिस भी तरह के काम डिस्क्राइब करे हैं उन तरह के कामों को करने के लिए वो किसी भी पर्सन को, किसी भी कंपनी को एक्वायर कर सकता है, इंगेज कर सकता है या अंडरटेक कर सकता है। डू ऑल सच थिंग्स विच आर इंसिडेंटल एंड कंड्यूसिव। अब जैसे ये वर्ड अगर एग्जाम में आपके आ जाएगा तो आप सोचोगे ये मैंने कभी सुना नहीं, बस सिंपल आपको इन वर्डों को थोड़ा मेमोराइज रखना है। डू ऑल सच थिंग्स विच आर इंसिडेंटल एंड कंड्यूसिव और द प्रमोशन और एडवांसमेंट ऑफ द बिजनेस टू द कंपनी। ऐसा कोई भी काम कर सकता है जिससे उसकी कंपनी का बिजनेस बढ़ाना हो या एडवांसमेंट करना हो। डू एनी अदर बिजनेस स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द लॉफुल बिजनेस ऑफ द बैंकिंग कंपनी। कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी स्पेसिफाइड किया कि लॉफुल बिजनेस है तो उसे कर सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अकॉर्डिंगली स्पेसिफाइड लीजिंग एंड फैक्टरिंग ए परमिशन बिजनेस। तो लीजिंग करना और फैक्टरिंग करना भी बैंक के बिजनेस के उसमें आता है। प्रोहिबिटेड बिजनेस, देखो 6 में तो हम बात कर रहे थे सेक्शन सी में कि कौन से बिजनेस है वो कर सकता है, लेकिन सेक्शन 8 में प्रोहिबिशन दिया हुआ है। सेक्शन 8 में प्रोहिबिशन दिया हुआ है बीआर एक्ट के कि वो क्या नहीं कर सकता। तो वो करने का कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ना ही ट्रेडिंग के रिस्क को अंडरटेक कर सकता है, ठीक है। बाइंग और सेलिंग ऑफ द बार्टरिंग गुड्स, यानी गुड्स जो एक्सचेंज की गुड्स होती हैं उन चीजों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डील नहीं करेगा, यानी एक तरह से कमोडिटीज में डील नहीं करेगा। हाउएवर दिस इज व्हाट प्रेजुडिस द बैंक परमिटेड अंडर 6(1) of the act. Accordingly, a bank can realize security given to it or held by the loan। तो वो कभी कभी क्या है कि अपने वहां अगर किसी लोन के लिए कोई सिक्योरिटी है उसके पास तो उसको रियलाइज करने का एक्शन कर सकता है इफ नीड है। और अगर उसे बीच में जरूरत पड़ती है, मान लिया वो लोन नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है अमाउंट लेंट में, तो कर सकता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बाई और सेल और बार्टर डील सुना आपने कि आपने आपसे व्हीट दिया, उसने उसके बदले में आपको पैडी दे दिया या राइस दे दिया, ठीक है। फॉर अदर्स इन द कनेक्शन विद, अब यहाँ पर बात आई कि वो बाई और सेल कर सकता है या बार्टर का किस सिलसिले में कर सकता है। अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज का मामला हो, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी बनता है तो किसी डील के अकॉर्डिंग बनता है, तो उनसे डील कर सकता है। अंडरटेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स एज एग्जीक्यूटर, वो
किसी स्टेट को एग्जीक्यूट एडमिनिस्टर कर सकता है, एग्जीक्यूटर की तरह, ट्रस्टी की तरह, ठीक है। गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, स्टॉक्स, शेयर्स, मनी, बुलियन, स्पेसीज एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट रेफर्ड इन क्लॉज। तो कहता है सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए में जो भी उसको बोला गया है वह उन चीजों को वो डील कर सकता है, ठीक है। और यहां पर इस लाइन को देखिएगा जरा, इसमें जो वर्ड है अदर देन वाले को ध्यान रखिएगा। इसने बोला अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, स्टॉक्स, शेयर्स, मनी, बुलियन एंड स्पेसीज एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट। तो इन इंस्ट्रूमेंट के अलावा वो किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी को डील कर सकता है। एज रिगार्ड्स इमूवेबल प्रॉपर्टीज सेक्शन 9 प्रोहिबिट्स अ बैंकिंग। अब देखो यहां ध्यान रखना, सेक्शन 9 में बैंकों को प्रोहिबिट माने रोक लगी हुई है, मना किया गया है क्या करना, प्रॉपर्टी को होल्ड करना, whomsoever required, howsoever required, acquired, किसी भी तरह से वो उनको उन्होंने एक्वायर की हो, उनके पास आई हो, एक्सेप्ट एज ए रिक्वायर्ड इन ओन यूज। अगर उसका अपना यूज करना है तो वो एक्वायर कर सकता है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, यानी बिल्डिंग वगैरह को, ठीक है। फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 7 years फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यह बोला कि वो 7 सालों से ज्यादा उसका प्रयोग कर सकता है अगर उसने कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर की है जिसका अपना यूज होना है। द आरबीआई में एक्सटेंड दिस पीरियड फॉर 5 years if it is satisfied such extension would be interest of the depositor of banking। अगर उसको 7 साल बोला हुआ है तो इसमें बोला हुआ अगर उसे लगता है आरबीआई को ये बैंकिंग कंपनी जो है डिपॉजिटर के लिए कुछ अच्छा कर रही है तो उसको क्या कर सकता है, 5 साल के लिए और इंक्रीज कर सकता है। द बैंकिंग कंपनी सेल बी रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ सच प्रॉपर्टी विद इन द परमिटेड। तो उसने जो पीरियड दिया हुआ है, पहला पीरियड दिया हुआ है, पहला जो पीरियड दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, यहाँ पर जो फर्स्ट है 7 year दिया हुआ है प्लस 5 year एक्सटेंड, यानी 12 year तक उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का यूज वो कर सकता है अपने यूज के लिए, ठीक है। अगर अपने यूज के नहीं है क्या है? एक्सीडिंग 7 years ये दिया है ना, फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 7 years। हाँ यहाँ पर ना, तो ये However, एक्सीडिंग 7 years क्या हो गया? नहीं सुनो देखो ऐसा है, बैंकों को कोई भी प्रॉपर्टी ले करके अगर उसे यूज करना है तो 7 year तक करेगा वो, ठीक है। लेकिन जो एक्सीडिंग वाला वर्ड लिया हुआ है वो वर्ड लिया हुआ अपने बिजनेस के लिए, इस बात को समझिए जरा। देखो अगर वो सेल पर परचेज के लिए मान लिया कुछ लिया, उसने सेल और परचेज के लिए कुछ लिया हुआ है और या एक टेम्परेरी पर्पज के लिए किसी के लिए लिया हुआ उसने, तो वो 7 year के यूज करेगा। लेकिन वो अगर अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो वो 7 से ज्यादा यूज कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसे काम के लिए लिया हुआ है जो उसका ओन यूज ना होके कुछ और चीज है तो उस कंडीशन में 7 year और उसको 5 year के लिए एक्सटेंड कर सकता है, किसकी परमिशन से, आरबीआई की। अभी बताइए, पॉइंट क्लियर हुआ आपका? सर अदर देन ओन यूज में क्या हो सकता है? एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं वो मतलब वो कर पा रहा उसे विजुलाइज, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी उसने खरीदी और उसके अंदर उसने क्लीनिंग हाउस का बिजनेस चलाना था, फिर नहीं करा कुछ कुछ ऐसा मान लो, ठीक है। और एक चीज और है, सर इसमें ऐसा है, मतलब अगर प्रॉपर्टी को खुद के यूज होता है ना बैंक वगैरह तो रख सकता है, बाकी 7 साल के बाद उसको वापस वो करना पड़ता है। नहीं अगर वो उससे ज्यादा नहीं अपने रख सकता यूज के किसी लिए कर रहा प्रॉपर्टी को है, लेके। अपने यूज के लिए कर रहा है तो वो 50 साल हाँ भी रख तो ले। रख सकता है।
लेकिन कॉमर्शियल यूज अदर के के लिए लिए नहीं वो कर कर लिया है उसने, कॉमर्शियल के लिए कोई नहीं रख बैंकिंग सकते। कंपनी ने होल्ड किया हुआ है, तो उस होल्ड की हुई चीज को वो 7 साल और आरबीआई से परमिशन लेके 5 साल, यानी 12 साल से ज्यादा उसको होल्ड नहीं कर सकता। हाँ, ये होल्ड का वाला मतलब अपने यहाँ पहले टेम्परेरी वो पास भी हो चार्जेस वाले सकता में भी आया जगह, है। एक पहले भी आया था वो चार्जेस वाले में उस दिन। चार्ज वाले में क्या आया? चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैंक। तो बैंक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बैंक कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, क्या चीज है बैंक? तो उसने बोला बैंक जो है इनमें से कोई एक है, या तो कोई कॉर्पोरेट बॉडी है जो कि किसी स्पेशल स्टैट्यूट से, स्टैट्यूट का मतलब किसी संवैधानिक रूल से बनी हुई है, और दूसरा कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, और या कोई फॉरेन कंपनी, ठीक है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि सेंट्रल और स्टेट इनेक्टमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड है। तो इसने बोला वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, बैंक जो इतने में से कोई भी कैटेगरी के हो सकते हैं, ठीक है। अब आता था पब्लिक सेक्टर बैंक। अभी आप लोग एक उस दिन मैडम की क्लास में कुछ बात डिस्कस करते हैं, मैं सुन रहा था, पब्लिक प्राइवेट पे बात चल रही थी ना, ठीक है। तो अब पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा होता है? तो इसने बोला चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे उसके एसोसिएट हो, चाहे आरआरबी हो। आरआरबी कोई पब्लिक सेक्टर बैंक बोल रहा है, ठीक है। ऑल बैंक्स ऑल इन द फर्स्ट कैटेगरी, ये फर्स्ट कैटेगरी के पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। और जो बैंकिंग कंपनी है, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट है 1970। तो एक तो है कंपनीज एक्ट, ये है कौन सा एक्ट? ये बैंकिंग कंपनी एक्ट है, ठीक है। द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1980, द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनलाइज ऑफ सर्टेन बैंकिंग कंपनी। तो यहाँ पर उसने बोला है, एक तो इधर 70 में और इधर 80 में उन्होंने कुछ बैंकिंग कंपनी को क्या किया, नेशनलाइज कर दिया एंड वेस्टेड देम ए न्यूली क्रिएटेड स्टेट बॉडी। एक नए बैंक की तरह उन्होंने क्या दिया, ये बेसिकली बात हो रही नेशनलाइजेशन जब हुआ था, ठीक है। और ये दोनों बातें उसने सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट में बोली हुई है। द एसबीआई वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, एसबीआई का अलग से एक्ट आया था 1955 का, जिसमें एसबीआई और 6 जो अदर उसके लिए एक्ट आया था, वो सब्सिडी वाले के लिए 1959 के लिए आया था, ठीक है। अदर स्टेटस ऑफ द आरआरबी आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आरआरबी एक्ट आया था 1976 में, जब सबसे ज्यादा आरआरबी क्रिएट हुए थे। These banks are governed by the status creating them as also some of the provision। और ये भी जो आरआरबी बनाए थे उसमें बैंकिंग रेगुलेशन के काफी सारे सम ऑफ द प्रोविजन एंड आरबीआई के प्रोविजन मिला करके द डिटेल्स आर डिस्क्राइब्ड इन यूनिट 5। तो यूनिट 5 में जो आरआरबी है उनके लिए बात बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसने बोला कि पब्लिक सेक्टर बैंक कौन होते हैं। अब उसने बोला बैंकिंग कंपनी क्या होती है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी में क्या था, जो बैंक जिसे काम करे वो बैंकिंग कंपनी है और कंपनी में रजिस्टर्ड हो। तो इसमें बोला सेक्शन 5C ऑफ बीआर एक्ट में बोला गया है, तो जो भी बैंकिंग के बिजनेस ट्रांजेक्ट करती है वो बैंकिंग कंपनी है। सच कंपनी मे बी द कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट और इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी। तो यहाँ पर इसने पुराना एक्ट और नया एक्ट, ठीक है, ऑफ फॉरेन कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ 591 एंड अंडर सेक्शन 379 ऑफ। अब इसने क्या बोला, ऐसी कोई फॉरेन कंपनी जो हमारे कंपनी एक्ट के इस सेक्शन में डिफाइन हो, वही बैंकिंग कंपनी हो सकती है। ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक आर बैंकिंग कंपनी, ठीक है। दीज बैंक्स आर गवर्न बाय द कंपनी एक्ट, चाहे वो पुराना हो या नया हो, इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई। तो यहाँ पर वो 3 चीजों से गवर्न हो रही है, जो प्राइवेट जितनी कंपनीज हैं, कौन कौन से, कंपनी एक्ट से, बीआर एक्ट से और आरबीआई एक्ट से गवर्न होती है, ठीक है। अब बात आती है कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या चीजें हैं? कोऑपरेटिव बैंक, चलो थोड़ा सा कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था मैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? और कोऑपरेटिव बैंक्स is a cooperative society registered or deemed to have been registered under Central Act। अब देखो
कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो बैंक रजिस्टर्ड है वो बैंक कोऑपरेटिव बैंक है अंडर एनी सेंट्रल और या किसी सेंट्रल के एक्ट में रजिस्टर्ड है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कई बार क्या होता है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह है या एनी अदर सेंट्रल और स्टेट लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव, चाहे वो सेंट्रल का लॉ हो चाहे वो स्टेट का लॉ हो, कोई भी कोऑपरेटिव लॉ हो, कोऑपरेटिव लॉ में अगर वो इन रजिस्टर्ड है, ठीक है। इफ ए कोऑपरेटिव बैंक इज ऑपरेटिंग इन मोर देन वन स्टेट तो उसके लिए सेंट्रल एक्ट अप्लाई होता है और अगर एक ही स्टेट में काम कर रही हैं कोऑपरेटिव बैंक तो वहां पर स्टेट लॉ का स्टेट एक्ट काम करता है। इन अदर केसेस द स्टेट लॉ अप्लाई द बैंकिंग लॉ एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965। तो यहाँ पर एक बैंकिंग लॉ है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में लॉ वो होते हैं, वो है 1965। एक्सटेंडेड सर्टेन प्रोविजन, अब हमारे कोऑपरेटिव बैंक में कुछ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के भी प्रोविजन एक्सटेंड कर दिए गए हैं और आरबीआई के भी। तो एक तरह से माना जाए कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर है वो 3 लॉ से चल रहा है। कौन कौन से? एक तो बैंकिंग लॉ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाला 1965 है और एक आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है और एक आपका आरबीआई एक्ट है। ये बात क्लियर हुई? After the Supreme Court held the Apex Cooperative Bank case that multi-state cooperative society cannot be licensed as cooperative, अब उसने बोला जो केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं मल्टी स्टेट वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस नहीं दे सकते। द बैंकिंग रेगुलेशन एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट was enacted to permit licensing of multi-state cooperative bank. A multi-state cooperative bank under this act means a multi-state cooperative society which is a primary cooperative. तो उसने कहा कि जो multi-state cooperative बैंक हैं under this act means इसका मतलब वो एक तरह से प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है। इस बात को सुन लीजिए, अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अंडर दिस एक्ट मींस अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज है, तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लेकिन वो एक तरह से प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक की तरह काम करती हैं, ऐसे बैंक जो कई सारे स्टेट्स में काम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट में क्या कहता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपने पढ़ लिया हो, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो आरबीआई एक्ट में उसको कुछ कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, कुछ पावर दी गई थी। क्या दिया थी कि इशू बैंक नोट को इशू करने और रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, और रिजर्व फॉर सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए रिजर्व को डिक्लेयर करना, टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री इन इट्स टू इट्स एडवांटेज, कंट्री के भले के लिए वहां पे करेंसी और क्रेडिट को करना। द एक्ट केम इनटू, अब वो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 मार्च 1934 को आया था। ठीक है, एक्ट हैज बीन अमेंडेड टाइम टू और चलता रहता है। द एक्ट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ, तो 3 चीजें आई, कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स एंड फंक्शन। तो आरबीआई का जो एक्ट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, पावर और फंक्शन। कौन सा वाला एक्ट? आरबीआई एक्ट जो है, आरबीआई के कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसके बनाना, उसको पावर क्या है, उसकी फंक्शंस क्या है। ठीक है, इट डज नॉट डायरेक्टली डील विद द रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 42 which provide the cash reserve of the scheduled bank to be kept with the RBI with a view to regulating the credit system and ensuring monetary stability। अब देखो जो CRR की बात आ रही है, CRR की बात आ रही है क्रेडिट सिस्टम और मॉनेटरी स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। CRR जो है सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट में कहा गया कि मेंटेन करेंगे। फर्दर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स डायरेक्ट डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर सेक्शन 18 में बिलों की डिस्काउंटिंग और प्रोमिसरी नोट्स की डिस्काउंटिंग के लिए पावर दी गई है, मेकिंग इट नेसेसरी और एक्सपेडिएंट फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग क्रेडिट
इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड। तो ये जो यहाँ बात करी गई है ट्रेड के इंटरेस्ट में आरबीआई ने ये काम किया हुआ है, और जो सीआरआर वाला काम किया गया है वो मॉनेटरी की स्टेबिलिटी के लिए किया हुआ है। अब इसमें क्या है, द एक्ट इन शॉर्ट डील्स विथ, क्या क्या इस एक्ट में, कौन से आरबीआई एक्ट में क्या क्या कहा गया है, तो उसने बोला हुआ है इनकॉर्पोरेशन करना, कैपिटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस ऑफ द बैंक। तो आरबीआई का इनकॉर्पोरेशन, उसका कैपिटल क्या होगा, मैनेजमेंट क्या होगा, इस सब की बातें आरबीआई एक्ट में बोली। द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस लाइक इशू ऑफ बैंक नोट, मॉनेटरी कंट्रोल, एक्टिंग एज ए बैंकर टू गवर्नमेंट एंड बैंक्स एंड लेंडर टू लार्जर। तो यहाँ पर जब हमने उस चैप्टर में बात की थी, उस चैप्टर में हमने बताया था कि आरबीआई कौन कौन से फंक्शन करता है, उनमें से इन सबका जिक्र आया था। ठीक है। कलेक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन, acceptance of deposit and non-banking financial company, general provisions regarding reserve fund, credit fund, publication of bank rate, audit and accounts, इन सब चीजों के प्रोविजन करना। पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ द, अगर कोई इस एक्ट को नहीं मानेगा तो उसको पेनल्टी भी आरबीआई दे सकता है। ठीक है। अब अगला एक्ट जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बहुत सारे ऐसे काम दिए गए हैं जो बैंकों को अथराइज करते हैं कुछ करने, या कहीं के डिनाई करते हैं कि ये नहीं करना है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वाज इनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू बैंकिंग। तो ये जो 1949 में आया, इस एक्ट में कुछ चीजें कंसोलिडेट की गई, कुछ अमेंड की गई, जिससे कि एक सुटेबल फ्रेमवर्क बैंकिंग कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आ जाए। इनिशियली द एक्ट प्रोवाइडेड for regulation of banking companies only, but in 1965 तो इसने जो है कोऑपरेटिव बैंक्स को भी कवर कर लिया कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। तो पहले तो सिर्फ बैंकिंग कंपनी था, 65 में इसने कोऑपरेटिव को भी कवर कर लिया। However, the act as provided in section 3 does not apply to primary agriculture। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो एक्ट है, कौन सा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसका सेक्शन 3 बैंकों पे तो अप्लाई होता है, लेकिन कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पर नहीं होता, ना ही कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक्स पर अप्लाई होता है, इन दोनों पर अप्लाई नहीं होता। लास्ट अमेंडमेंट बैंकिंग रेगुलेशन वाज 2012 में हुआ था। उसमें क्या हुआ था, इन एडिशन टू अदर लॉ विच आर एप्लीकेबल companies unless otherwise specifically provided in the act, thus company act which deals with the incorporation and working of company is applicable to the banking company except where special provision are made to। तो उसने कहा है कि जो बैंकिंग कंपनी के जो भी लॉज हैं वो बैंकों पर भी लागू होते हैं एक कंपनी की तरह, जब तक कि कोई कंपनी एक्सेप्ट वेयर स्पेशल, कुछ ऐसे प्रोविजन जो स्पेशली ना किए गए हो। अगर स्पेशल प्रोविजन नहीं है तो जैसे कंपनी एक्ट चलता है कंपनियों के लिए, उसी तरह से कंपनी एक्ट बैंकिंग कंपनी पर भी लागू होता है। द एक्ट रेगुलेट्स एंट्री इनटू बैंकिंग बिजनेस बाय लाइसेंसिंग। इसी एक्ट के द्वारा कोई भी बंदा बैंकिंग बिजनेस में जा सकता है या रेगुलेट करता है उसको। सेक्शन 22, द एक्ट ऑल्सो पुट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग। अब आप किसी कंपनी के शेयर कितने रख सकते हैं, कहीं पे डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, वोटिंग राइट का है, और अदर एस्पेक्ट बैंकिंग कंपनी के, उनको सेक्शन 22 में रेस्ट्रिक्शंस, सेक्शन 22 उन चीजों को कंट्रोल करता है। देयर आर सेवरल प्रोविजन द एक्ट रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग सच एज रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज। तो कई चीजों पे क्या है ये एक्ट रेगुलेट भी करता है। Requirement as to cash reserve and maintenance of percentage of asset. There are provision regarding audit and inspection की बात भी यही करता है। Submission of balance sheet, account की सबमिशन करना। The act provide for control over the management of, और यहाँ पर बैंकिंग कंपनी के मैनेजमेंट पर कंट्रोल भी यही एक्ट करता है। Also deals with the procedure for winding up, बिजनेस बैंक का कैसे वाइंडिंग अप करेंगे और क्या आपको पेनल्टी वायलेशन होंगे, इनको भी रेगुलेट यही करता है। रेगुलेशन ओवर बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनी कैसे चलेंगी, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, सस्पेंशन एंड वाइंडिंग अप द बैंकिंग बिजनेस, पेनल्टी फॉर वायलेशन। तो ये एक तरह से जो भी इन शॉर्ट इन्होंने ये चार जो है इन्होंने बता दिया, जो ऊपर हमने बात करी कि ये चार कंपनियों, चार चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बना हुआ है।
द अमेंडिंग एक्ट जो 1965 में आया, इंट्रोड्यूस द सेटिंग अप द डिपॉजिटर एजुकेशन। अब ये आपने सुना होगा, बहुत ही चर्चा वाली बात आ गई यहाँ पे, डीफ, बहुत ही चर्चा वाली है, डीफ, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, डीफ, ठीक है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ये बहुत ही चर्चा वाली बात है और इसमें से क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं, और ऐसे होते हैं जो नॉट क्लेम और ऑपरेटेड फॉर मोर देन 10 ईयर्स और मोर, उनको 3 महीने के अंदर, आपको जब 10 ईयर्स का टाइम जैसे ही हो जाएगा, 3 महीने के अंदर आपको आरबीआई को भेजना है, और आरबीआई इस मनी को यहां पर हैंडल करता है। आरबीआई जो है इस मनी को यहां पर रखता है, ठीक है। आरबीआई एज ए सेंट्रल बैंक एंड एज ए रेगुलेटर, तो एंड रेगुलेटर ऑफ द बैंक, तो आरबीआई जो है एक सेंट्रल बैंक है और अदर बैंकों का रेगुलेटर है, ये भी आरबीआई का काम है। तो आरबीआई ने क्या बोला हुआ है, आरबीआई जो बना है वो सेक्शन 3 ऑफ आरबीआई एक्ट से आरबीआई बना, उसने पावर दी है कि भाई एक बैंक बनेगा जिसका नाम रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक होगा, ठीक है। और वो जो है मैनेजमेंट ऑफ करेंसी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो करेंसी मैनेजमेंट करती थी उसको टेक ओवर कर लिया इसने, एंड कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो वो कहता है कि जो बैंकिंग बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगा। ओरिजिनली अंडर द आरबीआई एक्ट अब क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी, सबसे पहले था बैंक नोट के बारे में उसको इश्यू करना, उसके इश्यू के रेगुलेशन करना, और कुछ रिजर्व रखना जिससे मॉनेटरी स्टेबिलिटी हो। तीसरा क्या है, टू ऑपरेट एंड करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेजेस। तो ये 3 चीजें इसने इनिशियली जो है, जैसे इसकी जो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी क्या क्या चीजें हैं, बैंक नोट के बारे में इशू रेगुलेट करना, कितने डिनोमिनेशन का हुआ, क्या सब कुछ आरबीआई करता है, ठीक है। दूसरा कीपिंग ऑफ रिजर्व फॉर एंश्योरिंग मॉनेटरी एंड स्टेबिलिटी को वो करना। थर्ड क्या है, जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। ये तीनों चीजें उसके बेसिक काम में आ जाएगा। और आरबीआई क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बोला हुआ है वो कभी नहीं मरती है, शाश्वत होती है, यानी परपेचुअल सक्सेशन होता है, एक के बाद कोई आता जाएगा और चलेगा, और उसकी एक कॉमन सील होती है। अच्छा, कॉमन सील के बारे में एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, कोई शेयर करेगा कि कॉमन सील के बारे में जो हमारा नया वाला कंपनी एक्ट है उसमें कोई बात करी गई है? सर मैंडेटरी नहीं है कॉमन सील लगाना। हाँ, ये अभी जो है 2013 वाला जो कंपनी एक्ट है उस पहले कॉमन सील का बहुत बड़ा रोल होता था, तो अब जैसे आईटी वाईटी का जमाना आ गया तब से जो है कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है अब, ठीक है। एंड सेल शू सिग्नेचर हो गया, है, डिजिटल सिग्नेचर नहीं वो एक अलग बात है। डिजिटल सिग्नेचर इसका एक, हाँ, सब्स्टिट्यूट है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इसका एक सब्स्टिट्यूट है कि डिजिटल सिग्नेचर लगा दिया तो समझ लो कंपनी ने कॉमन सील लगा दी, ठीक है। तो कॉमन सील का वो एक प्रैक्टिस में कम से कम होती जा रही है। आपने देखा होगा कि कई सारे आपके कंप्यूटर के स्टेटमेंट निकलते हैं तो उसमें आप ना साइन कर रहे हैं ना मोहर मार रहे हैं, है ना। लेकिन आपकी बात ठीक है कि डिजिटल सिग्नेचर कॉमन सील का एक सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। एंड सेल स्यू एंड टू बी शूड इन इट्स नेम, मीन्स कहने का मतलब है वो किसी पर कोई केस लगा सकता है, किसका, वो किसी भी कंपनी पर कोई केस कर सकता है और उस पर भी कोई केस कर सकता है। तो कंपनी पे तो केस कर सकते हैं ना, तो आरबीआई पर भी केस कर सकता है। तो बोला सेल स्यू और बी स्यूड इन इट्स नेम, ठीक है। द होल कैपिटल ऑफ द बैंक इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, के पास पूरी कैपिटल होती है। सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है और इसके रीजनल ऑफिस हैं, 4 रीजनल ऑफिस हैं, ठीक है। और अधिकतर स्टेट की कैपिटल में इसका ऑफिस होता है, जरूरी नहीं सारे में होता। अगर कोई छोटा सा स्टेट है तो उसका बगल वाले स्टेट में होता है, वहीं सब काम होते हैं।
आरबीआई फंक्शन अंडर जनरल सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है आरबीआई की, उनके अकॉर्डिंग काम करता है। बैंक हैज अबाइड बाय द डायरेक्शन गिवन। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कहेगी, पब्लिक इंटरेस्ट में जैसा कहेगी, जैसे उन्होंने जनधन खाते का वो निकाल दिया तो उन्होंने रूल बनाने पड़े उनको, ठीक है। पर कहा तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर से कंसल्ट करेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह देती है भैया ये करना है। द बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डिप्टी। तो गवर्नर हो गया प्लस 4 डिप्टी गवर्नर हो गया, और कुछ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है वो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ डायरेक्टर को नॉमिनेट करती है। और इसके सेंट्रल बोर्ड के अलावा उनके लोकल बोर्ड होते हैं, जो लोकल बोर्ड बेसिकली जो 4 सेंटर है वहीं पर है, और वो जो भी उनको काम दिया जाता है सेंट्रल बोर्ड वही उनको करने पड़ते हैं। द गवर्नर हैज द पावर टू जनरल सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन of the affairs of the bank and exercise all power of the bank unless otherwise provided। तो उसने कहा सारी पावर जो जो डायरेक्टर है, सॉरी गवर्नर है, गवर्नर को सारी पावर्स दी गई हैं जब तक कोई अलग से कोई नया रेगुलेशंस नहीं आता है। आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू एंड मैनेज करेंसी के लिए, वो बिल्कुल सेक्शन 22 में ये बोला गया है, सेक्शन 22 में बोला गया हुआ है। और ₹2 से लेके 10,000 रुपए तक नोट छाप सकती है। और कई बार आपके मन में डाउट होता है कि 10,000 रुपए का नोट 1-2 बार छपा हुआ भी है, ठीक, पावर है उसको, अभी वो 2,000 का मैक्सिमम नोट निकाल रही है, ठीक है। और ₹1 का नोट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के उससे फाइनेंस मिनिस्ट्री निकालती है, कह सकते हैं, ठीक है। और जो भी नोट्स छापती है, सच नोट्स शैल बी लीगल टेंडर एट एनी प्लेस, हो उसको लीगल वैलिडिटी रहेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि आरबीआई ने छापा तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। द आरबीआई इज द बैंकर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की। और सेक्शन 20 में देखो, सेक्शन 22 में बोला हुआ उसे करेंसी का काम करना है, 22 में। सेक्शन 20 में बोल रहा है कि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकर की तरह काम करती है, ठीक है। इन द case of state government, their banking business is undertaken by the bank based on the agreement as provided। तो 21A में स्टेट गवर्नमेंट के बैंकर की तरह काम करती है, और 20 में वो काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकर की तरह। द आरबीआई रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स वे एंड मीन्स। ये बात को सुन लीजिएगा, ये मैंने उस चैप्टर में जब फर्स्ट चैप्टर पीवीबी का पढ़ाया था बहुत अच्छे से समझाया था। वेज एंड मीन एडवांसेस क्या होते हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। कोई बताएगा वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं? गवर्नमेंट को लोन की फैसिलिटी आरबीआई देता है, जो जिसको अभी गवर्नमेंट ने बढ़ा के वो किया था ना, उसका लिमिट एक्सटेंड किए थे। बेसिकली अगर मैं एक नटशेल में बात करूं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी टेम्परेरी लिक्विडिटी के लिए फंड चाहिए होते हैं, तो उसके लिए जो लोन्स एडवांस देती है उसका नाम है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने या स्टेट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय की जब सैलरी वगैरह देनी होती है और उसका पैसा नहीं होता है, तो एक इमीडिएट नीड को पूरा करने के लिए वो किया था, और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, टेम्परेरी एडवांस नाम दिया गया है। व्हेन देयर इज एन इंटरवल बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड फ्लो ऑफ रेवेन्यू, मीन्स जब आपने खर्चा किया आपने 12 जनवरी को, और आपका पैसा आया 18 जनवरी को आना है, तो इस गैप को पूरा करने के लिए एडवांस दिया जाता है, यानी उसको पैसा आने वाला, मिलने वाला, ठीक है। द रोल ऑफ रिजर्व बैंक एज रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर मेनली बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हमने पहले पढ़ा था कि उन्होंने बैंकिंग को संभालने के लिए पावर आरबीआई को दे रखी है। इन एक्सरसाइज द पावर्स अंडर दिस एक्ट बैंक रेगुलेट द एंट्री इनटू द, और इसी पावर से वो किसी भी बैंक को लाइसेंस देना, एक्सरसाइज करना, कंट्रोल करना, शेयर होल्डिंग देना, वोटिंग राइट शेयर होल्डर, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनेजरियल पर्सन, रेगुलेट द बिजनेस बैंक, इन सब चीजों को वो कर पाती है कंट्रोल, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने उनको पावर दे रखी है आरबीआई को ये सब करने की। बैंक ऑल्सो इंस्पेक्ट्स बैंक एंड एक्सरसाइज सुपरवाइजरी पावर एंड मे इश्यू डायरेक्शन फ्रॉम टाइम टू। तो ऐसे कोई भी इंस्ट्रक्शन जारी कर सकती है, और उन सबको बैंक को, आरबीआई को सुपरवाइजरी पावर है बैंकों को वो करने की, और वो जो भी काम करती है पब्लिक इंटरेस्ट में करती है, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। दो है, एक तो बैंक पब्लिक इंटरेस्ट में, दूसरा क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट रेट
lending limit, इन्वेस्टमेंट और वेरियस अदर कई मामलों में इस तरह से वो काम करती है। अब उसको बात आती है कि क्या डिफरेंट रोल्स हैं, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर भी है, यही टॉपिक आपका पीपीपी में भी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या है उसको, बैंकिंग लाइसेंस इशू करना, और जो भी बोर्ड है उनको अपॉइंट और रिमूव करना, और रेगुलेट द बिजनेस ऑफ बैंक, गिव डायरेक्शंस, इंस्पेक्ट करना, सुपरवाइज करना बैंक को, और ऑडिट के बारे में बात करना, कलेक्ट, कोलेक्ट एंड फर्निश क्रेडिट इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों को करना। पावर रिलेटिंग टू द मॉरेटोरियम, एमलगमेशन एंड वाइंडिंग, कोई बैंक को कुछ समय देना, कुछ बैंकों को मिला देना, कुछ बैंक को बंद कर देना, ये सब। पावर टू और वो पेनल्टी यानी कि सजा भी दे सकती है। अब बात आती है गवर्नमेंट जो है एक रेगुलेटर की तरह कैसे काम करती है। जब हमने शुरू में चैप्टर शुरू किया था, हमने 2 एक्ट आपको बताए थे, आरबीआई और बीआर एक्ट। उसके अलावा ये तीसरा बंदा जो है गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट भी बैंकों को रेगुलेट करती है कई मायनों में, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो एक्सटेंसिव पावर्स हैं। आरबीआई एक्ट और बीआर एक्ट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इन एक्टों के थ्रू या इनडायरेक्टली भी उसकी सुप्रीम पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसीलिए अभी आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बैंकों के लिए कोई स्टेप जल्दी जल्दी उठा लेती है, ठीक है। द गवर्नमेंट होल्ड द एंटायर कैपिटल ऑफ द आरबीआई, आरबीआई का पूरी कैपिटल इसके पास है, और अपॉइंट गवर्नमेंट गवर्नर को अपॉइंट करती है और उसको रिमूव भी कर सकती है। गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द पावर टू इशू डायरेक्शन। अब उसने बोला गवर्नमेंट के पास पावर है कि आरबीआई एक्ट के 7(1) में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट चाहे तो इशू कर सकती है डायरेक्शंस की, भाई आरबीआई को बोल सकती है ऐसा करो, जब भी उसे कभी पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरत पड़ती है तो। 10 द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर बैंक्स बाय इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग बाय द रिजर्व बैंक। अब वो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है कि भाई ऐसा कर दो, तो आरबीआई सबको बोल देता, एक तरह से गवर्नमेंट ही बोल दी। हैज ऑल्सो गॉट अपीलेट अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट, और कई मामलों में आरबीआई जो है एक अपीलेट अथॉरिटी की तरह भी काम करता है। 10 अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन अपील्स लाई, और जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अपील जाती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाती हैं। ऑन रिमूवल ऑफ मैनेजमेंट पर्सन अंडर सेक्शन, अब देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 10B और 36A में उसको किसी को भी रिमूव करने की पावर है, जो भी मैनेजर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो सीजीएम से ऊपर की जो पोस्ट होती हैं उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पोस्ट भी बोलते हैं। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन कंटेन इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 36 आरबीआई हैज इंटर एलिया पावर टू रिमूव एनी डायरेक्टर और अदर ऑफिसर ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो आरबीआई को जो पावर है उन बैंक में किसी भी डायरेक्टर वगैरह को हटाना, तो आपने देखा होगा सीजीएम के पास ऊपर जो पोस्ट होती है उसमें DY MD CMD ये जो नेम है सब डायरेक्टर तो हैं, ये इनको वो कर सकती है। बट सच पावर इज नॉट एडिक्वेट इफ एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैंकिंग कंपनी इज फंक्शनिंग इन द मैनर ऑफ डिट्रीमेंटल एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर और बैंकिंग कंपनी से। कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, केवल इन्हीं पावर से काम नहीं चलता कि आप किसी को भी बोल दो, क्योंकि वो कहता है जब पूरा बैंकिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत बढ़िया काम कर रहा तो केवल किसी को निकालने की पावर से आप कुछ नहीं कर सकते। अंडर द अमेंडिंग एक्ट Part 2 AB or to BR Act has been inserted Part 2 wherein RBI has to be conferred with the power to supersede of the board of director। तो अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक उसको अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया है कि आरबीआई चाहे तो पूरे बोर्ड को सुपरसीड कर सकता है और टोटल पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ, लेकिन वो जब सुपरसीड करेगा तो 12 महीने तक करेगा, और 12 महीने में करने के बाद एंड अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू द मैनेज द बैंकिंग कंपनी। तो उनको तो हटा दिया और अपना पावर ले ली और किसी को अपॉइंट कर दिया। देयर आर ऑल्सो प्रोविजन टू अपील इन रिस्पेक्ट टू द कैंसिल। अगर बैंकिंग लाइसेंस कहीं कैंसिल हो रहा है तो सेक्शन 22 में, आरबीआई के सेक्शन 22 में आप बैंक जो है उसको अपील में जा सकता है। एंड रिफ्यूजल ऑफ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स, और जो भी उसके एसेट्स हैं उसमें फ्लोटिंग चार्ज का नोटिस को वो रिफ्यूज कर सकता है बैंक और अपील करने जा सकता है।
The government had power to suspend the operation of Banking Regulation Act, to give exemption from any of the provision of the act. तो वो क्या कर सकता है कि उसको पावर तो है ही सब कि भाई बैंक से बोल देगा भाई तुम अब काम मत करो, और उसके साथ साथ वो क्या कर सकता है on the recommendation and recommendation of the RBI under section 4 of 53 Act. The government has also power of notify other form of businesses which may undertake. तो वो कहता है कि सेक्शन 61 में जो कुछ ऐसी चीजें हैं 610 में, वो उन चीजों को भी अंडरटेक करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए वो परमिशन दे सकता है। रूल मेकिंग पावर सेक्शन 52 और 45Y में कुछ पावर्स दी गई है जिसमें वो रूल बना सकता है आरबीआई किसके लिए, रूल मेकिंग पावर्स वेस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सेक्शन 52 और 45Y में पावर है कि वो रूल बना सकती है बैंकों के लिए। ऑल्सो अदर प्रोविजन अंडर द सेंट्रल बैंक, और भी कुछ चाहे तो वो कर सकती है, जैसे अप्रूवल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी फॉर सर्टेन बिजनेस। सेक्शन 19 में वो बैंकों की कुछ सब्सिडरी क्रिएट कर सकती है, या आरबीआई भी खुद अपनी सब्सिडरी कर सकता है, लेकिन ये पावर गवर्नमेंट को है। नोटिफिकेशन विद रेफरेंस टू अकाउंट एंड बैलेंस शीट अंडर, तो क्या करना है कि कोई भी सेक्शन 29 में अकाउंट्स और बैलेंस शीट को नोटिफिकेशन विद रेफरेंस, उसके रेफरेंस में कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इशू ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंस्पेक्शन, बैंकों के इंस्पेक्शन के लिए डायरेक्शन कर सकती है। पावर टू एक्वायर अंडरटेक द बैंक्स, बैंक को अंडरटेक करना या बैंक को एक्वायर कर लेना, उस पर पूरी पावर से यूज करना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी है। अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट लिक्विडेटर ले आना, सस्पेंशन ऑफ बिजनेस एंड एमलगमेशन, और बिजनेस को प्राइवेटाइज करना, एमलगमेट करना, ये सारी पावर्स इनके पास है। द अबव प्रोविजन कन्फर्म वाइड पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू, तो ये इन सबसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बैंकों को रेगुलेट करती है। दीज आर इन एडिशन टू द पावर्स कन्फर्म ऑन द गवर्नमेंट एज मेजोरिटी शेयर होल्डर और फुल ओनर ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक अंडर द स्टैट्यूट कंस्टिट्यूटिंग देम। अब एक नया जो अभी रिसेंट काफी इसकी चर्चा चलती है, FIU, इसका क्वेश्चन समझ लो आना ही आना है, FIUIND। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया हुआ है यहाँ पर 2004 में, एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी बनाई है जो प्रोसेस करेगी, एनालाइज करेगी, डिसेमिनेट करेगी इंफॉर्मेशन को, जो भी सस्पेक्ट फाइनेंशियल, तो जो सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आ रहे हैं उनको प्रोसेस करना, एनालाइज करना, डिसेमिनेट करने के लिए 2004 में FIUIND नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो सेंट्रल नेशनल एजेंसी की तरह काम कर रही है। FIUIND is also responsible for coordinating and strengthening efforts of national and international intelligence, investigation, enforcement agency in pursuing the global effort against money laundering and related। तो मनी लॉन्ड्रिंग और रिलेटेड क्राइम से रिलेटेड बातों के लिए ये FIUIND डाली है। FIUIND इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल हेडेड बाय द फाइनेंस। तो ये भी आप ध्यान रखना कि FIUIND जो डायरेक्ट रिपोर्ट करती है वो EIC को, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। FIU इज नॉट ए रेगुलेटरी, और FIU केवल वॉच डॉग की तरह काम करती है, वो रेगुलेट करने का काम नहीं करती। उससे अगर कुछ रिपोर्ट देनी है तो रिपोर्ट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर को, और फाइनेंस मिनिस्टर को क्या करेगा, एनालाइज करके आगे काम करेगा। ये जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये आपकी पुरानी बुक में नहीं है, नया एडिशन किया है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और क्या करती है FIUIND, एक तो FIUIND जो है क्या करती है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करती है। क्या इंफॉर्मेशन करती है, जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, जैसे CTR की रिपोर्ट, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन परचेज ऑफ सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी जब ज्यादा पैसे में खरीदते हैं तो भी ये करती है। एंड सस्पिशियस, तो जो आजकल आपने सुना होगा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनकी भी रिपोर्ट वो रखती है, ठीक है, परचेज और सेल दोनों। एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालाइज
received information in order to uncover pattern of transaction। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जो ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन आई उसको अनकवर करना, उसमें क्या छुपा हुआ है, ये ऐसा क्यों चल रहा है, सस्पिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को देखना। शेयरिंग ऑफ जो इंफॉर्मेशन इसको मिल गई है वो नेशनल इंटेलिजेंस को, लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे सीआईडी या जो आईबी है उनको देना, या कोई नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको देना, कोई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि यूएस की इंटेलिजेंस यूनिट कुछ इंफॉर्मेशन मांग रही है। FIU exchange information with other FIUs on the basis of reciprocity और म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर भारत का किसी और कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट है तो वो जैसे वो लोग हमको इंफॉर्मेशन देते हैं तो ऐसे ही हम भी उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। विद प्रोसीजर अंडरस्टूड बाय द रिक्वेस्टेड एंड रिक्वेस्टेड, तो जैसा प्रोसीजर समझ में आता किस तरह देनी है वो सब चीजें, ठीक है। एक्ट एज ए सेंट्रल रिपोजिटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिपोजिटरी क्या होता है, जो डिजिटल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं उनको हम रिपोजिटरी बोलते हैं। इस्टेब्लिश एंड मेंटेन नेशनल डेटाबेस ऑन कैश ट्रांजेक्शंस एंड सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम रिपोर्टिंग एंटिटीज। कोऑर्डिनेशन, coordinate and strengthen collection and sharing of financial intelligence through an effective national, regional, global। तो इन सब से मिल के वो अपने डेटा को कलेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना और शेयर करना का काम है। रिसर्च एनालिसिस, जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिल गई है मॉनिटर करना, आइडेंटिफाई करना, और मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेंड्स को, टाइपोलॉजी किस तरह से हो रही है और क्या उनमें डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन चीजों को रिसर्च और एनालिसिस करना। अब बात आती है कि कंट्रोल और कोऑपरेटिव बैंक में क्या कंट्रोल होता है। तो कंट्रोल, अगर कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव, सॉरी, एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव और एक होता है सिंपल कोऑपरेटिव बैंक। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में तो जो आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती हैं, लेकिन जो अदर कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो एग्रीकल्चर पर्पज से है या रूरल डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए नाबार्ड और स्टेट करती है। तो देखिए जरा, कोऑपरेटिव बैंक इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, मे बी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेटिंग इन वन स्टेट ओनली आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव। हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक ही स्टेट में काम कर रही है तो वो इसमें रहेगा, लेकिन अगर कई स्टेट में काम कर रही है तो वो सेंट्रल एक्ट से करेगी। फॉर्मेशन ऑफ सच बैंक्स एज वेल एज देयर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ओवर पर्सोनेल का मतलब यहाँ पे स्टाफ से है, उन पर और उनके लोगों पर जो स्टाफ है वो कोऑपरेटिव लॉ ऑफ द स्टेट काम करते हैं। द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एक्सरसाइज ए वाइड रेंज ऑफ पावर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ, तो रजिस्ट्रेशन से लेके उसको बंद करने तक, उसका बिजनेस बंद करने तक जो रजिस्ट्रार होते हैं वहां पे, जो स्टेट के कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार होते हैं वो उन पर पावर होती है, निबंधक जिनको बोलते हैं। इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेटिंग इन मोर देन वन स्टेट, तो वन स्टेट होगा तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट काम करेगा, और वहां पर उनका जो रजिस्ट्रार होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार होगा। प्लेस ऑफ द रजिस्ट्रार अपॉइंटेड, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार हो उसकी जगह पर वो कौन सा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार होगा, ठीक है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1960, कोऑपरेटिव बैंक हैव कम अंडर द रेगुलेटरी परव्यू, और उसने बोला कि 1965 से जब अमेंडमेंट हुआ है तब से आरबीआई के परव्यू में रेगुलेटरी, कोऑपरेटिव बैंक के भी रेगुलेटरी आ गए हैं। व्हाइल द फॉर्मेशन एंड द मैनेजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेटिंग द स्टेट ओनली इंक्लूडिंग दोज द बैंक आर अंडर द कंट्रोल, तो फिर भी वो कह रहा है कि जहां पर कोऑपरेटिव जहां पर वो बैंक्स हैं वहां पर काफी सारा कंट्रोल जो है इनके पास भी है, किनके, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास भी है, ठीक है। लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस रेस्ट विद द आरबीआई, लेकिन लाइसेंस करना और बैंकिंग रेगुलेशन करना आरबीआई के पास ही है। जो वन स्टेट में काम करते हैं तो उसमें बोला स्टेट गवर्नमेंट और
आरबीआई, दोनों मिल के इसको वो करते हैं, ठीक है। दस देयर इज ए ड्यूअल कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली बात कर रहा है एक तरह से, अगर हम बात करें अर्बन कोऑपरेटिव की, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट जो आया था ऑर्डिनेंस 2020 में, वहां पर क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसेंट 26 को उसने उस लॉ को ले आया था। उसने कहा आरबीआई टू रीस्ट्रक्चर कोऑपरेटिव बैंक, प्रोवाइड मोर कंट्रोल और मैनेजमेंट, अलाउ आरबीआई टू फ्रेम द रिवाइवल प्लान ऑफ द दीज बैंक। तो इसी अमेंडमेंट के चलते, अगर आपने सुना होगा कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं डिस्ट्रिक्ट, और देखो इसका 3 लेयर सिस्टम होता है, 3 टायर सिस्टम होता है, आप समझिएगा जरा। पहले स्टेट कोऑपरेटिव, उसके अंदर काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, और उसके नीचे काम करती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये तीनों को 3 टायर से 2 टायर लाने का अमेंडमेंट आया है। तो उसमें ऊपर वाले 2 उनको एक करना, और फिर दूसरा सोसाइटी, तो 2 टायर, 2 टायर। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा हो, करीब जुलाई अगस्त में आया था वीडियो। बिसाइड्स कोऑपरेटिव बैंक will now be permitted to raise capital through public private issues, preferential share, डिवेंचर। तो उसने कहा कि अब वो पैसा, अपने लिए पैसा ऐसे भी रेज कर सकते हैं। द अमेंडमेंट हाउएवर डू नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग पावर ऑफ द स्टेट ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार है उनकी पावर को डाइल्यूट नहीं किया उसने। द अमेंडमेंट ब्रिंग इतने अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अंडर द परव्यू, और ये सब आरबीआई के परव्यू में अब आ गए हैं, ठीक है। In the case of cooperative bank which are registered under Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, इसमें भी बोला है उसने, कुछ बैंक इसमें रजिस्टर्ड हैं। The RBI has the power to order to winding up, तो आरबीआई को इन बैंकों को बंद करने की पावर है। The circumstances in which RBI may require winding up, तो कौन कौन सी कंडीशन में वाइंडिंग अप कर सकता है, वो सेक्शन 13D के इस एक्ट में दी गई है। रेगुलेशन बाय द अदर, और कौन कौन सी अथॉरिटी हैं जो हमारे इस बैंकिंग बिजनेस को रेगुलेट करती हैं, तो इसमें बोला, तो अधिकतर बात अगर हम करेंगे सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द अथॉरिटीज अंडर द कंपनी एक्ट की बात आ जाती है पे। सिमिलरली अ बैंक आंसरेबल टू द लेबर अथॉरिटीज को भी आंसर करेगा वो, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो वर्कमैन ओपनिंग और क्लोजिंग ये सब लोग जो काम कर रहे हैं उनको देखें। Banks are also liable to pay income tax like Income Tax Act, Service Tax Act, GST, तो ये भी उसको रेगुलेट करती है। As provided Section 6 of the Banking Regulation Act, बैंक में अंडरटेक सर्टेन नॉन बैंकिंग बिजनेस, अब कुछ ऐसे काम भी कर सकता है जो बैंकिंग बिजनेस के साथ नॉन बैंकिंग बिजनेस भी होते हैं। इन द रिगार्ड, सो बैंक में सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी कंट्रोल अदर, इसका मतलब फिर अगर वो कोई और काम करेगा तो उसे अदर एजेंसी के भी रेगुलेशन में आना होगा। फॉर इंस्टेंस द केस ऑफ द डीलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर, अगर शेयर डिबेंचर की बात करेगा तो सिक्योरिटी जो सेबी है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, इसमें सेबी काम करती है, उसकी बातें माननी पड़ेगी उसे। अगर वो इंश्योरेंस का काम करता है तो उसको, अगर वो इंश्योरेंस का काम करेगा तो IRDAI की बात माननी पड़ेगी। अगर वो म्यूचुअल फंड का काम करता है तो उसे सेबी की बात माननी पड़ेगी। मर्चेंट बैंकिंग का करता है तो उसे सेबी की बात माननी पड़ेगी। तो इस तरह जिस तरह का बिजनेस वो करता है उसे वो चीजें माननी पड़ती हैं। जल्दी से इसके लेट्स सम अप के आंसर दे दीजिए जल्दी से। सेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पहले का कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बोलिए। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू? चलो बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक इज ए बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएटेड अंडर स्पेशल इंस्टीट्यूट, है या नहीं है? ट्रू है सर। ट्रू है, क्योंकि ये स्पेशल इंस्टीट्यूट का मतलब कंपनी एक्ट से सब बने हुए हैं पब्लिक सेक्टर में। वो क्या बोलते हैं, जब पार्लियामेंट ने ये बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, बैंकिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, होती है क्या इसमें रजिस्टर्ड? नहीं होती है। नहीं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में वो काम करती है, रजिस्टर्ड नहीं होती है। रजिस्टर्ड होती है आरबीआई में,
ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। सही कह रहा ना? सही कह ये रहे हैं। सही है सर। भाई दो बताए थे हमने, या तो वो कई सारे स्टेट में काम करती है तो इससे जाएगी, और अगर Yes, एक ही yes, स्टेट के अंदर काम कर रही है तो इससे होगी। ठीक है। सब्सिडी ऑफ द स्टेट बैंक आर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेट बैंक जो बना था वो कंपनी एक्ट से ना बन के कहा एक स्पेशल एक्ट से बना था। कौन से ईयर में पढ़ा था हमने? 1959 में शायद। 1955 में स्टेट बैंक बना, और जो उसकी सब्सिडी बनी कब बनी? 1959 में। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। अंडर विच एक्ट आरबीआई वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? आरबीआई कौन से एक्ट से बना? ए सेक्शन 3 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? कौन सी चीजें से फॉल्स हैं? बताइए, इनमें जो पॉइंट है इनमें से कौन सी चीजें बोला वो फॉल्स हैं, पूछा हुआ इसने। ठीक है, पढ़ लेते हैं। सेंट्रल बैंक कैन गिव डायरेक्शन टू द आरबीआई। सही है ना? सही है। ऑल काइंड ऑफ बिजनेस बैंक आर रेगुलेटेड बाय ओनली बाय। बिल्कुल ठीक है। पक्का? नहीं सर। फॉल्स, क्योंकि ऑल काइंड नहीं करता, बैंकिंग बिजनेस को करता है वो। यस। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ द बैंक। नहीं है, प्राइमरी आरबीआई नहीं है। आरबीआई नहीं आरबीआई भाई वही तो आरबीआई है, ये इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैव नो कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स। गलत बोलता है। फॉल्स। स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव बैंक्स में कंट्रोल करती है। ठीक है, तो 3 फॉल्स हैं इसके, सर ये सेकंड क्यों फॉल्स है? क्योंकि ऑल काइंड ऑफ बिजनेस, अगर आप शेयर मार्केट का बिजनेस करेंगे तो क्या आरबीआई करेगा? इंश्योरेंस का बिजनेस एडा ही करेगा तो रेगुलेट। एडा ही करेगा। ट्रेडिंग का मना ठीक कर है। दिया था उसने, ट्रेडिंग नहीं करेगा। कई सारी चीजें नहीं करता ना। कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेटिंग इन डिफरेंट स्टेट्स आर रजिस्टर्ड अंडर द फॉलोइंग। तो डिफरेंट स्टेट वाला होगा तो किससे मल्टी कंट्रोल स्टेट होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। ठीक है, चलो तो ये टॉपिक हमारा हुआ, और बिलीव कीजिएगा कि एक आध क्वेश्चन इस टॉपिक से भी जरूर आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो सरफेसी एक्ट का हमारा जो लेक्चर हुआ था, आप लोगों को कैसा लगा? किसी ने नहीं बताया? अच्छा लगा सर, समझ में आ गया था पूरा अच्छे अच्छा से। लगा सब, बढ़िया लगा। पूरा समझ में आ गया होगा। और अभी उसकी एक क्लास में और मैं रैप अप करूंगा कुछ बेसिक चीजें, और जो अभी तक हम डिस्प्यूट पे नहीं पहुंचे थे वहां पे, Yes. कि जब हम डीआरटी जाते हैं ना, वहां क्या प्रोसेस होता है, और डीआरटी की बात ना मानने से क्या होता है, वो थोड़ा चीजें रह गई है, बहुत छोटी चीजें रह गई हैं, लेकिन हम उसको कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं सरफेस से रिलेटेड, तो मैं समझता हूँ आपको गलत नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, और परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हम आपको आपके एग्जाम तक अच्छा कवरेज इसमें देंगे। और एलआरबी के बारे में एक बहुत खास बात यह है कि इसके फैक्ट जिसने याद कर लिए वो 80-80 नंबर ले आता है, क्योंकि इसमें फैक्ट याद करने की ऐसा होता है, कौन से एक्ट में कहा गया है, सेक्शन की ऐसा जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे आज हमने पढ़ा, मुझे आपको ये बताना, आज के लेसन में कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा आपको समझ में आई या पहली बार सुनी, वो क्या थी? जल्दी से बताइए। सर जो अलग अलग एक्ट है, जो रेगुलेशन जो लागू होते हैं ना, वो सब कई चीजें तो आज हम कॉम्प्रिहेंसिवली हमें ये मालूम हुआ कि हमारे बैंक रेगुलेट